हेलो फ्रेंड्स। आपके लिए अगली कहानी लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। मैं दीपक, आपका किस्सा गो, कहानियाँ सुनाने वाला, स्टोरी टेलर, जो भी पुकार लीजिए। आज की कहानी का जॉनर है ह्यूमर, मतलब हास्य। बहुत ही अलग हटकर मज़ेदार कहानी है जो ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर आधारित है। कहानी का नाम है उनके जाने की खबर और इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। तो पेश है कहानी उनके जाने की खबर। साला सारा दिन भौंकता गरजता रहता है, मरेगा तभी छुटकारा मिलेगा। डेप्यूटी मैनेजर वर्मा ने कोई 20वीं बार सोचा और इस कल्पना का आनंद लिया कि अगर जनरल मैनेजर सिन्हा का अचानक हार्ट फेल हो जाए तो कैसा रहे। इस चिल्ल पौ से तो निजात मिल ही जाए, साथ ही अपनी तरक्की भी हो जाए। सोचकर अभी वो मुस्कुराया ही था कि जनरल मैनेजर सिन्हा ने एक बार फिर से उसे बुलाकर कह दिया, मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो, तुम्हें डिसमिस कर देना चाहिए। बर्मा खिसिया कर रह गया। साला दिन में 20 बार डिसमिस शब्द का इस्तेमाल करता है, इतनी श्रद्धा से तो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते। खुद डिसमिस हो तो पता चले, यहां से जाए तो कहीं नौकरी भी न जुटे इसे। पर उसे डिसमिस करेगा कौन? वर्मा को अगर अधिकार होता तो अभी उसे ठीक कर देता। सोचते सोचते उसके मन का गुस्सा इतना बढ़ गया कि बिना कुछ किए बैठे रहना नामुमकिन हो गया उसके लिए। तभी अचानक उसे एक ऐसी सरल और मजेदार तरकीब सूझी कि उसके दिल की सारी भड़ास निकल गई। दफ्तर बंद होते ही उसने जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट तैयार किया। वांटेड, अनुभवी तथा डायनामिक जनरल मैनेजर, उम्र 35 के ऊपर, अनुभव पेपर मिल्स में विश्वसनीय पद पर कम से कम 10 वर्ष काम किया हो, इत्यादि इत्यादि। नागर पेपर मिल्स, अहमदाबाद। अपने दिमाग की इस पैदाइश को वर्मा ने कई बार पढ़ा। वाह वाह, क्या सूझबूझ है। विज्ञापन छपेगा, उम्मीदवारों की धड़ाधड़ अर्जियां आनी शुरू होगी, सिन्हा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तड़पेगा, झुंझलाएगा, पर कर कुछ भी नहीं पाएगा। जनरल मैनेजर सिन्हा की बौखलाई हुई हालत की कल्पना ने उसका इतना मनोरंजन किया कि उसने यह सोचने की कोशिश ही नहीं की कि इसके बाद क्या होगा। चटपट विज्ञापन लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकल दफ्तर से यह पता किया कि उसे छपवाने में क्या कीमत आएगी, और फिर हाथ से लिखे उस एडवर्टाइजमेंट को लिफाफे में रख उसकी फीस के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई के लिए रवाना कर दिया। एक हफ्ते बाद शनिवार के दिन विज्ञापन बदस्तूर अखबार में छप गया। मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा सुबह सुबह नाश्ते की मेज पर आमने सामने बैठे थे। मिस्टर सिन्हा की प्लेट की बगल में सुबह का टाइम्स ऑफ इंडिया खुला पड़ा था। ऑमलेट खाते खाते वे गुलाब की गार्डनिंग के ऊपर में भाषण दे रहे थे, साथ साथ अखबार पर भी निगाह डालते जा रहे थे। पौधों की छटाई तक आते आते पहला पन्ना उल्टा जा चुका था। इस साल बाग में कुछ नए किस्म के गुलाब लगवाने का ख्याल था। उनकी देखभाल के लिए जो नियम माली ने बताए थे, उनका खालिश अंग्रेजी में बखान करते करते उन्हें लग रहा था जैसे अभी अभी ये उनके अपने दिमाग में उपजे हुए विचार हैं। ऐसी कि अपने खुद की नॉलेज की डेप्थ पर उन्हें अचरज होने लगा। तभी नजर अखबार में छपे उस विज्ञापन पर पड़ी। मैगरडीज सनसेट मुंह से निकला ही था उनके कि मुंह खुला का खुला रह गया। कांटा हवा में उठा था, वापस ऑमलेट पर ही नहीं गिरा। उनकी तकरीर के दौरान मिसेस सिन्हा मन ही मन रात के खाने की सूची बना रही थी कि आज पार्टी में क्या क्या बनाना है। खाने में उन्हें खास दिलचस्पी है, खाते वक्त बोलना बिल्कुल नापसंद और सुनना भी। हाँ, खाने के साथ साथ खाने के बारे में ही सोचना मिसेस सिन्हा के लुत्फ को दुगना कर देता है। अब चूंकि उन्होंने अब तक सिन्हा साहब का कहा एक शब्द भी नहीं सुना था, वे जान नहीं पाई कि अचानक यह चुप्पी उनकी बात खत्म हो जाने पर हुई है
या किसी और वजह से। उन्होंने खैर चैन की सांस ली और तंदूरी मुर्गे के लज्जतदार ख्याल में डूब गईं। सिन्हा साहब ने चोर नजर से उनकी तरफ देखा और किसी तरह अपने को संभाल अखबार उठा वे चुपके से बाहर निकल गए। वे नहीं चाहते थे कि मिसेस सिन्हा अखबार देखें और उनसे सवाल पूछें। हालांकि अखबार में वे सिर्फ फिल्मों के ऐड ही देखा करती थीं, लेकिन पता नहीं उन्हें देखते देखते कहीं इस विज्ञापन पर भी नजर न पड़ जाए। वर्मा उस दिन सुबह कुछ देर से उठा था। वह नाश्ते की मेज पर बैठा जल्दी जल्दी टोस्ट कुतर रहा था और ऑमलेट लाने के लिए पत्नी को आवाज पर आवाज दिए जा रहा था। उसकी प्लेट की बगल में आज सुबह का टाइम्स ऑफ इंडिया खुला पड़ा था। पन्ना पलटकर उसने एक बार फिर आवाज लगाई, भाई क्या हुआ, जल्दी लाओ। की नजर विज्ञापन पर पड़ी। ऑमलेट का ओम मुंह से निकला ही था कि बाकी अंदर घुट सा गया। घबराकर उसने अपने चारों ओर देखा। लगा चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। किसी बात की संभावना होने और उसके कर गुजरने पर क्या फर्क है, उसकी समझ में आज आ गया। उसे लगा कि इसे पढ़ते ही सब जान जाएंगे कि विज्ञापन जरूर वर्मा ने ही छपवाया है। इस विज्ञापन को छपने के लिए भेजते हुए उसने सिर्फ वह चांटा देखा था जो सिन्हा के गाल पर पड़कर उसे दिल में तारे दिखलाने वाला था। यह नहीं सोचा था कि बात खुलने पर उसके अपने ही नजारे जगमगा उठेंगे। पत्नी आकर ऑमलेट की प्लेट उसके सामने रख गई। 5 मिनट बाद कॉफी का प्याला लाकर रखने लगी तो देखा कि ऑमलेट की प्लेट तो अभी तक अछूती पड़ी है। क्या बात है, खाते क्यों नहीं? उसने पूछा तो वर्मा ऐसे चौंक उठा जैसे किसी ने उसकी नाक पर घूंसा मार दिया हो। भूख नहीं है, कहकर वह जल्दी जल्दी अखबार उठा घर से बाहर निकल गया। वह नहीं चाहता था कि पत्नी विज्ञापन देखे और उससे सवाल पूछे। फिल्मों के विज्ञापन देखते देखते उसकी पत्नी कहीं उस विज्ञापन को भी न देख ले। दफ्तर पहुंचकर सिन्हा साहब ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अपनी कुर्सी पर वे लुढ़क से गए, सोच में डूब गए। कैसे यह हो गया? अभी पिछले महीने ही तो मैनेजिंग डायरेक्टर संयुक्त नागर साहब अहमदाबाद आए थे मुंबई से। कोई वैसी वैसी बात भी नहीं हुई थी। वे एमडी के साथ गुजारे उस तमाम दिन को दोबारा याद करने लगे। हवाई अड्डे पर उन्होंने उनसे हाथ मिलाया था, गाड़ी में अपने पास बिठाया था, बातचीत करते रहे थे और दोपहर को खाने के लिए गेस्ट हाउस में ही उन्हें रोक भी लिया था। उन्हें याद आया, वे बियर का एक ग्लास लेकर रुक गए थे, दूसरा उन्होंने नहीं लिया। तब नागर साहब ने उनके ग्लास में खुद ही बियर उड़ेली थी। रात को डिनर लेने वे सिन्हा साहब के घर भी आए थे। उन्होंने दिमाग पर जोर देकर याद करने की कोशिश की कि उन्होंने मिसेस सिन्हा के साथ डांस किया था या नहीं। न करना काफी मायने रखता। सहसा उस रात का पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने से गुजर गया। एमडी साहब मिसेस सिन्हा के साथ नाचे ही नहीं थे, बल्कि 3-3 बार नाचे थे और तीसरी बार छाती से बिल्कुल पास लगाकर उन्हें बाहों में कसकर नाचे थे। मिस्टर सिन्हा ने उन्हें अपनी पत्नी को चूमते हुए तो नहीं देखा था, पर होठ उनकी गर्दन पर टिकाए जरूर देखा था। देखकर जो झुरझुरी उनके बदन में तब महसूस हुई थी, आज वह फिर वही झुरझुरी महसूस कर गए। इसका मतलब 1 महीना पहले मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का बर्ताव बिल्कुल ही माकूल रहा था। वे उससे खुश भी थे। फिर एकाएक बिना कुछ कहे यह एडवर्टाइजमेंट क्यों छपवा दिया? उन्हें चिट्ठी लिखें या फोन करें या फिर बंबई हेड ऑफिस जाकर मिल ही आए? वे सोच ही रहे थे कि उनके दिमाग में एक ख्याल कौंध गया। इस साल की एनुअल रिपोर्ट में उनकी तस्वीर और सालों के मुकाबले काफी छोटी छपी है। यह एमडी साहब की नाराजगी का साफ सबूत है। सब जानते हैं कि इस कंपनी में जो आदमी एमडी के जितने करीब होता है, उसकी उतनी ही बड़ी तस्वीर एनुअल रिपोर्ट में छपती है। चित्र के साइज का यूं एकाएक घट जाना
उनकी नाराजगी नहीं तो और क्या जाहिर करता है। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब क्या होगा? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने किसी तरह अपने को संभाला और कहा, कम इन। चपरासी अंदर आ गया। सर, मिस्टर बागला आए हैं, अपॉइंटमेंट है, उसने कहा। ये बागला बेस्ट पेपर का सप्लायर है। उन्हें उसका एक बिल पास करना था। काफी दिनों से उस बिल को उन्होंने अटका रखा था, जिसे कई महीनों से बराबर उससे चूना लगवा पा रहे थे। पर आज बागला का बर्ताव हमेशा की तरह उसकी जी हुजूरी से अलग लगा। किसी चीज की जरूरत हो तो कहिएगा सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं, वगैरह कहे बिना वह बिल की अदायगी पर मांग करने लगा। खट से उनके दिमाग में बजा, कहीं इसने एडवर्टीजमेंट तो नहीं देख लिया। अब उनका दिमाग इस तरफ लग गया, अगर इसने देखा है तो औरों ने भी देखा होगा। इसका मतलब नौकरी बचाने की छोड़ अब इज्जत बचाने की फिक्र करनी चाहिए। इधर रास्ते में अखबार फेंक वर्मा दफ्तर पहुंचा और सारी सुबह प्रैक्टिस करता रहा कि अगर उससे कोई पूछेगा कि उसने वो फला विज्ञापन देखा है तो वह कैसे हैरत से मुंह खोलकर अखबार को पलटेगा। पर 1.5-2 घंटे बीत जाने पर भी किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। यही नहीं, इस बीच जनरल मैनेजर सिन्हा ने एक बार भी उसे बुलाकर उसके बारे में अपनी डिसमिस वाली राय जाहिर नहीं की। अपने लिए डिसमिस शब्द सुनने की उसकी इतनी आदत हो चुकी थी कि आज की सारी सुबह उसे बिना सुने गुजार देने पर उसे ऐसा लगा कि हो न हो वो बहरा हो गया है। उसकी हालत कुछ कुछ उस अफीमची सी हो चली थी जिसे पिनक में अफीम को ही गाली देने की आदत हो और जो खुराक न मिलने पर तय न कर पा रहा हो कि अब वो किसे कोसे। तभी चपरासी ने आकर कहा, जीएम साहब बागला साहब की फाइल मंगवा रहे हैं। बागला को वर्मा ने सिन्हा साहब के कमरे से निकलते हुए देखा था, पर फाइल अंदर ले जाने की बात दिमाग में नहीं आई थी। अब जब वो लेकर वहां पहुंचा तो सिन्हा साहब की मेज तक पहुंचते ही उसे लगा जैसे जीएम ने उसे सिर से पैर तक घूर कर देखा है, पर कहा कुछ नहीं। उसका बदन कांप उठा, आंखें खुद ब खुद नीचे झुक गईं, होंठ बाहर को लटक गए। यानी पकड़े जाने पर चोर के चेहरे पर जो मासूम सी भरमनसाहट उभर उठती है, वही उसके चौखटे पर भी फैल गई। अब 1 मिनट भी वहां टिके रहना वर्मा के लिए मुश्किल हो चला। उसे यकीन हो गया कि सिन्हा साहब को सब जानकारी हो गई है। जल्दी से फाइल मेज पर पटक कर वह बाहर भाग निकला। सिन्हा ने उसे फाइल पटक कर बाहर जाते देखा। उन्होंने सोचा, इसने जरूर इश्तेहार को देखा है। उन्हें ख्याल आया, तभी इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा है। पर बदतमीजी के लिए डिसमिस करने की धमकी वे आज न दे पाए। डिसमिस शब्द आज उन्हें बिल्कुल खोखला सा लगा। जिस बंदूक को आदमी हमेशा दूसरों के माथे पर ताने रहता हो, वह बंदूक अगर पलटकर अपनी ही कनपट्टी पर आ लगे तो उस बंदूक की वफादारी पर शक होना तो मुनासिब ही है। उन्होंने फाइल उठाकर भी नहीं देखी। कुछ देर बैठे बैठे सामने दीवार की तरफ ताकते रहे, फिर उठकर बाहर आ गए। कमरे का दरवाजा खोला तो ठीक सामने वर्मा। उन्हें देखते ही वर्मा बोला, सर आज मेरी तबीयत खराब है, आधे दिन की छुट्टी चाहता हूं। साथ साथ सिन्हा साहब भी कह गए, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं आज, मैं भी घर जा रहा हूं। फिर दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। वर्मा को ठंडे पसीने छूट गए। क्या मुसीबत है, साला घूरता है तो घूरता ही चला जाता है, कहता कुछ नहीं। भगवान जाने मन ही मन क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या कयामत बर्पा करेगा मुझ पर। दफ्तर से निकल जाए तो अच्छा है, वरना यहां बैठे बैठे तो दिल का दौरा ही पड़ जाएगा। इधर सिन्हा ने जेब से रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछा। कमबख्त या वर्मा उसे घूर रहा है तो घूरता ही चला जा रहा है, कहता कुछ नहीं। छुट्टी लेकर घर चला जाए तो अच्छा है, वरना दफ्तर में बैठे बैठे औरों के कान भरता रहेगा। हाँ हाँ जाओ, उन्होंने कहा और झपट कर बाहर निकल गए। जैसे ही सिन्हा साहब अपने घर के भीतर दाखिल हुए, मिसेस सिन्हा ने कहा, रात के डिनर के लिए एक बॉटल ब्लैक एंड व्हाइट और चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने कहा, आराम कर लो।
शाम तक ठीक हो जाओगे, बुखार नहीं है ना? पार्टी में नाचना वाचना मत, काम भी तो तुम्हें इतना ज्यादा रहता है। मिसेस सिन्हा एक के बाद एक सारे जरूरी जुमले बोलकर भीतर चली गईं। मिस्टर सिन्हा बिस्तर पर लेट गए, पर आराम कहाँ। शाम की डिनर पार्टी में आने वाले खास मेहमान हैं डिविजनल कमिश्नर कस्तूरिया, वेस्टर्न रेलवे के सीओपीएस शराब साहब, मेहता टेक्सटाइल मिल्स के मिस्टर मेहता, सर्जन मिस्टर गांधी, वगैरह वगैरह। और हाँ, उप मंत्री रमन साहब भी, जो सिर्फ नॉन पॉलिटिकल पार्टीज में ही पीते हैं। सिन्हा को डर था कि उन सब ने अगर इश्तेहार देख लिया होगा तो क्या होगा। जरूर उसके बारे में उनसे सवाल पूछेंगे, तब वे क्या जवाब देंगे। एक ही रास्ता है, कहना पड़ेगा इस्तीफा दिए तो 1 महीना हो गया, जल्दी दूसरी जगह जाने का इरादा है। पर कहाँ। वे उठे, पुराने अखबार निकाले और उसमें छपे विज्ञापन देखने लगे। मैनेजर की पोस्ट के लिए 2 इश्तेहार दिखे। दोनों जगह उन्होंने एप्लीकेशन टाइप करके भेज दी। तभी एक ख्याल आया, उन लोगों को बतलाने से पहले पत्नी को बतलाना जरूरी नहीं है क्या? उन्होंने मिसेस सिन्हा को बुलाया और बोले, 1-2 अच्छी पोस्ट के लिए विज्ञापन निकले थे, मैंने अप्लाई कर दिया है। इंटरव्यू के लिए अगर बुलावा आ जाए तो सोचता हूं कि यहां से रिजाइन कर दूं। अच्छा तो है, मिसेस सिन्हा ने कहा, मुझे भी अहमदाबाद पसंद नहीं। अभी किसी से कुछ कहना मत, असल में मैंने रिजाइन कर दिया है। क्या? वे चौंकी। और अगर कुछ दिन नौकरी नहीं मिली तो? यह सुनकर ही मिस्टर सिन्हा को चक्कर सा आ गया। किसी तरह जमे तालू से बोले, मिल ही जाएगी। कल मिसेस श्रीवास्तव का फोन आया था, उनकी कनाडा जाने की तारीख पक्की हो गई है। उन्हें भी खाने पर आने के लिए कह दिया था, तुम्हें बतलाना भूल गई थी। 6 मुर्गे कम तो नहीं पड़ेंगे? मिसेस सिन्हा ने अपने दायरे में लौटते हुए कहा, पता नहीं। मिस्टर सिन्हा ने झल्ला कर कहा, विस्की की बोतल भी एक और चाहिए। अरे हाँ, आ जाएगी, मुझे काम है, जाओ यहां से। मिसेस सिन्हा के वहां से हटते ही उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। वह उठे और एक नई एप्लीकेशन लिखने बैठ गए, कनाडा जाने की इजाजत लेने की दरख्वास्त। शाम की पार्टी शुरू होने तक वे थकान से चूर चूर हो चुके थे। एप्लीकेशन लिखने के बाद जो वक्त बचा था उनके पास, उतनी देर में वे मन ही मन इस बात की प्रैक्टिस करते रहे कि जब लोग उनसे सवाल पूछेंगे तो वे क्या जवाब देंगे और कैसे देंगे। हाँ, मुझे रिजाइन किए हुए काफी अरसा हो गया। बात यह है कि इस मारवाड़ी कल्चर में अपनी पटती नहीं यार। एक फॉरेन कंपनी का ऑफर है, साल भर के अंदर मुझे कनाडा भेज देंगे, वगैरह वगैरह। पार्टी शुरू हुई। पहले कमरा फूलों की ताजी महक से खिला खिला था, धीरे धीरे परफ्यूम की तेज गंध से भर गया और फिर विस्की की बात से बोझिल हो गया। सिगरेट के धुओं और रिकॉर्ड प्लेयर की म्यूजिक के बीच उस घुटन भरे कमरे में सारे स्त्री पुरुष नाच रहे थे। बस सिन्हा साहिब ही थे जो पीने के बावजूद किसी तरह अपने होश संभाले इस बात के इंतजार पर थे कि लोग एडवर्टाइजमेंट के बारे पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे। लेकिन हर बार सवाल कुछ और ही निकलता। मसलन, रिवोली पे जबरदस्त पिक्चर लगी है, देखी? अरे मेरा गिलास फिर खाली हो गया, जरा भरवा भी दीजिए। सहानी का किस्सा सुना? कांग्रेस का क्या होने वाला है भाई? मेरे ख्याल से तो ऑक्सीजन पर ही टिकी हुई है यह पार्टी। आखिर वह वक्त आया जब सब लोग नाच और शराब छोड़ खाने की मेज के इर्द गिर्द आ बैठे। बातचीत भी उसी के चारों ओर घूमने लगी। कोई कहता मुर्गा लाजवाब बना है, तो कोई जरा नमक खिसका दीजिए, या अरे और लीजिए ना। मिस्टर सिन्हा की नसें फटने को आ रही थी। बात उनकी समझ में आने लगी थी। इन सब सालों ने विज्ञापन देखा है और अपना अपना अंदाजा लगा लिया है, इसलिए कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। बात ही ऐसी है। जब मेज के तमाम लोग तंदूरी मुर्गे पर टूट रहे थे, तब उनसे और नहीं रहा गया। उन्होंने अपनी बाईं तरफ बैठी मिसेस श्रीवास्तव से कहा, मैंने रिजाइन कर दिया है। अच्छा, उन्होंने कहा ही था कि दूसरी ओर से मिसेस शराब पूछ बैठी, मिसेस श्रीवास्तव, कनाडा की तैयारी हो गई? सुनने से बोलना ज्यादा अच्छा लगता है।
वे मिस्टर सिन्हा को टापता छोड़ जोर जोर से अपने तैयारियों के बारे बताने लगी। अब मिस्टर सिन्हा अपनी दाईं ओर बैठी मिसेस कस्तूरिया की ओर मुड़े, बोले, इन मारवाड़ी कंसर्न्स में अपनी पटती नहीं। मिसेस कस्तूरिया लापरवाही से बोली, बिल्कुल, और मारवाड़ियों के किस्से सुनाने लगी। मिस्टर सिन्हा ने बचाव के लिए इधर उधर देखा। सामने सर्जन गांधी बैठे दिखे। आखिर ये जरूर मेरी बात को अप्रिशिएट करेंगे। बोले, मैं एक फॉरेन कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूं। साल भर के अंदर वे मुझे कनाडा। बीच में ही उनकी बात काटते हुए सर्जन गांधी शुरू हो गए। मेरी पूरी तालीम कनाडा में हुई। मैं बेवकूफ था जो हिंदुस्तान लौटा, पर यह मेरा देश है, हमारा, मेरा देश, आपकी मातृभूमि है। मैं कनाडा में नहीं रहा क्योंकि ये हमारा, मेरा, आपका अपना देश है, यानी बेवकूफों का देश, मेरा देश। उन्होंने नैपकिन उठाकर आंखों से लगा लिया। वे कुछ ज्यादा ही पी गए थे। मिस्टर सिन्हा का यकीन और भी पुख्ता हो गया। ये सब साले समझते हैं कि मुझे डिसमिस कर दिया गया है और मैं एक बेकार आदमी हूं। शायद यह भी सोचते हों कि यहां से जाकर मुझे और कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। तभी तो कोई सीधे मुंह से मुझसे बात नहीं कर रहा। उनका चेहरा तमतमा गया। समझते क्या है ये लोग? दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो मेरी बेइज्जती कर सके। कंपनी की क्या मजाल कि मुझे डिसमिस करे। मैं खुद रिजाइन कर दूंगा। वे उठे और सीधे अपने कमरे में जाकर एमडी साहब के नाम अपना इस्तीफा लिख भेजा। इधर उस दोपहर ऑफिस से घर पहुंचकर वर्मा सीधा जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। मन बहलाने को एक जासूसी उपन्यास उठा ली, पर मन बहला नहीं, उल्टे और परेशान हो गया। उसने विज्ञापन अपने हाथ से ही लिखकर भेज दिया था। टाइप करने तक की अकलमंदी नहीं की थी। अब जब सिन्हा साहब वह एडवर्टीजमेंट देख ही चुके होंगे तो कल तक एमडी से पत्र लिखकर वे सही हालात जरूर मालूम कर लेंगे। फिर उनकी इंक्वायरी करते ही टाइम्स ऑफ इंडिया के बॉम्बे ऑफिस में उसके हाथ का लिखा हुआ इश्तेहार मिल जाएगा और जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को दिखाया जाएगा तो उसका सारा भेद खुल जाएगा। वह पकड़ा जाएगा। वह नहीं जानता था कि इस कसूर के लिए उसे जेल भेजा जा सकता है या नहीं, पर इतना तो जरूर है कि उसे नौकरी से हर हालत में हाथ धोना पड़ेगा और भारी बेइज्जती भी होगी। अब कोई और कंपनी शायद उसे रखने को तैयार भी ना हो। क्या मजाक सूझा था उसे भी। भला नौकरी पेशा लोग भी कहीं ऐसा मजाक करते फिरते हैं? यह काम तो भाड़ों और तुकड़ों का है या फिर लीडरों का। अगर एक जिम्मेदार कंपनी का बीवी बच्चों वाला डेप्यूटी मैनेजर अपने दिल की भड़ास निकालने की तरकीबें भिड़ाता रहेगा तो गत यह नहीं बनेगी तो और क्या होगा। अब जल्दी से कहीं और जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, वरना वह फांके करता नजर आएगा। फांके। शीला, उसने फटे गले से पत्नी को आवाज लगाई। शीला ने आकर उसके पसीने से भरे चेहरे को देखा और माथे पर हाथ रखकर बोला, बुखार है क्या? अरे बुखार को मारो गोली, वह चिल्लाया। यहां रोटी पानी के लाले पड़े हैं और तुम्हें बुखार सूझ रहा है। क्यों, क्या हो गया? होना क्या था? उसका स्वर आंसुओं से भीग गया। वही, सिन्हा हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। क्या किया उसने? सुनो, उसने जवाब न देकर कहा, तुम्हारे पिताजी का वह खेत है ना? हाँ, कितनी बार तुमसे कह चुके हैं कि नौकरी वोकरी छोड़ो और उसे देखो तो ज्यादा आमदनी हो, पर तुम्हारे कानों पर जूं नहीं रेंगती। सोचता हूं वही ठीक रहेगा। देख लो, पत्नी ने तमक कर कहा। फिर न कहना कि ससुर के खेत पे काम करने से तो धोबी का गधा होना भला है। अब क्या कहूंगा, अब और चारा ही क्या है। रुआसा वर्मा उठा और जनरल मैनेजर सिन्हा के नाम अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखने लगा। लिखा, डॉक्टर ने जांच करके उसे दिल की बीमारी बतलाई है। फौरन और पूरा आराम करने के लिए कहा है। लिहाजा वह ससुराल जा रहा है। 1 महीने का नोटिस दे रहा है, साथ ही महीने भर की छुट्टी की दरखास्त। डॉक्टर ने काम पर जाने की सख्त मनाही की है। इस्तीफे के साथ उसने पड़ोसी डॉक्टर से एक 25 रुपये का सर्टिफिकेट खरीदा और उसे भी साथ लगा दिया। उसके जवाब आने की राह देखे बगैर
वह अहमदाबाद से उसी शाम भाग निकला। इधर मुंबई में एमडी श्रीयुक्त नागर साहब ने भी विज्ञापन देखा, या कहना चाहिए कि उनके सेक्रेटरी ने उन्हें दिखलाया था। देखकर उन्हें अचरज तो जरूर हुआ, क्योंकि ऐसा कोई विज्ञापन छपवाने के लिए उन्होंने तो कभी ऑर्डर नहीं दिया था। कम से कम जहां तक उन्हें याद है नहीं दिया था, या हो सकता है कि दिया भी हो और देकर भूल गए हो। जो भी हो, तहकीकात करने के बजाय उन्होंने सोचा अब जब छप ही गया है तो देखें कैसे कैसे उम्मीदवारों के एप्लीकेशंस आते हैं। तभी उनकी आज की डाक उनके सामने पेश हुई और उसमें उन्होंने मिस्टर सिन्हा अपने जीएम का इस्तीफा देखा। उसने उनकी एक चुभती हुई समस्या भी हल कर दी। पिछले महीने जब वे अहमदाबाद गए थे तो मिस्टर सिन्हा के घर डिनर खाने भी गए थे। वहां नाचते हुए मिसेस सिन्हा को बाहों में पाकर कुछ अपनी बीबी की नामौजूदगी की वजह से और कुछ विस्की ज्यादा पी लेने के कारण उन्होंने उसे बालकनी पर ले जाकर चूम लिया था। वे कह नहीं सकते थे कि सिन्हा ने उन्हें देखा था या नहीं, पर इतना बखूबी याद है कि जब कमरे में लौट कर वे छाती से चिपटाए उसकी गर्दन पर होंठ रखे नाच रहे थे तो सिन्हा उन्हें ही ताक रहा था। नशा उतर जाने पर उन्हें शर्म सी आने लगी थी और वह अहमदाबाद जाने से कतरा रहे थे। इस वक्त सिन्हा का खुद अपने आप चले जाना उन्हें बड़ा भला लगा। जीएम सिन्हा ने अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा था कि उसे एक फॉरेन कंपनी का ऑफर मिला है, वह रिजाइन करना चाहता है। 1 महीने के नोटिस के बजाय महीने भर की छुट्टी चाहता है, क्योंकि वे लोग जल्दी मचा रहे हैं, उसे कनाडा भेजना चाहते हैं। साथ ही उसने यह भी लिखा था कि डिप्टी मैनेजर वर्मा काम संभाल सकता है, मेहनती और ईमानदार आदमी है और काफी एफिशिएंट है। नागर साहब ने इस्तीफे और छुट्टी दोनों की मंजूरी उसी चिट्ठी पर लिख दी और यह लिखा कि उन्हें खेद है कि सिन्हा जैसा ऑफिसर उन्हें छोड़कर जा रहा है, लेकिन वे उसकी तरक्की के रास्ते पर नहीं आना चाहते वगैरह वगैरह। साथ ही उन्होंने डिप्टी मैनेजर वर्मा को सिन्हा के रिकमेंडेशन के अनुसार अहमदाबाद ऑफिस का जीएम नियुक्त किया। अफसोस ये कि मिस्टर सिन्हा के जाने या जाने की खबर फैलने से पहले ही वर्मा भी वहां से जा चुका था। तो ये थी आज की कहानी, उनके जाने की खबर। आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल किस्से कहानियाँ और किस्सा गोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो बस अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ।